झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को कैसे समझेंगे या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है, ये सारी बातों को मैंने बताया था। देखो, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर स्फेरिकल रहे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इसके ये बताया था, या पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि एक फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब मैं क्यों कहा था वो आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो आपके पास कैसे होगा तो थोड़ा सा आप इस हेडिंग को अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिखिएगा। क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सारी बातों को आपको मैं बताने चल रहा हूं। थोड़ा अच्छे समझिएगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, मजा जरूर आएगा। थोड़ा सा आप सीरियस में होकर समझने की कोशिश करें। हम सबसे पहले तो ये इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपको याद हो तो एक हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया था। जो लोग नए आए हैं बस मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वहां पे जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी तरीके से वीडियोस को देखें ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये आपके पास क्या होता है? चार्ज होता है और y क्या होता है? पोटेंशियल। यही एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मैं कह रहा है, अब अगर हम सॉल्यूशन पे हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को समझें। कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब क्या है, पहले उसको सोचो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर ऐसा है जो स्फेरिकल शेप में, ये जैसे आपके पास है, ये टाइप का क्या हो जाएगा? स्फेरिकल कंडक्टर हो जाएगा। और अगर वो स्फेरिकल शेप में है तो श्योर है उसका एक अपना क्या होगा? सेंटर होगा। और दूसरी चीज, सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होगी वो r से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो r आपके पास क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा ऑफ स्फीयर। ये आप लिखते जाएंगे। जो स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो उसका रेडियस किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? r से। कोई a से भी दिखा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पॉइंट हम मान लीजिए सेंटर को मैंने ओ दिया। अब कैपेसिटेंस का क्या मतलब था कि आप कंडक्टर को चार्ज देंगे। मान लीजिए हमने इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज देंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इस कंडक्टर के सरफेस पर फैल जाएगा। मतलब आप ऐसा मानिए कि हमने इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज क्या किया? दिया, और वो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हमने दिया वो पॉजिटिव चार्ज आपका इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा अच्छे समझेंगे, मतलब आप ये बोलेंगे कुल मिला के ये। अब आपको प्रीवियस कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप में हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। जैसे ये स्फेरिकल है या किसी भी शेप में रहता, तो ये एक टाइप का क्या रहता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है सीरीज में, कि कंडक्टर सरफेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाउ वी कैन एक्सप्लेन। इसका एक सिंपल सा प्यारा सा जवाब था कि जब आप चार्ज इसमें देते रहेंगे ना तो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ आ रहा है? जहां जहां जाएगा, जैसे चार्ज आपने दिया वो कहीं प्लेस लिया, वो कहीं प्लेस लिया, वो प्लेस लिया, तो चार्ज आपका क्या होगा? जो प्लेस आना चाहेगा ले लेगा।
अब इन चार्ज और इन चार्जों में देखिए सेम नेचर होने की वजह से रिपल्सन होगा, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। ऐसा सभी चार्ज के साथ होगा। तो एक दूसरे पे जब फोर्स लगाएंगे, अगला उन पर और इन पर फोर्स लगा रहा तो ना चार्ज इधर जाएगा ना इधर जाएगा। और जब चार्ज कहीं मूव नहीं करता है तो वहां पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसका मतलब इस सरफेस के हर एक पोटेंशियल, इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही जैसा रहेगा, जीरो रहेगा। बात समझ में? तो आप सभी लोग कह सकते हैं इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जा सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों कहा? क्योंकि चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं है। चार्ज का जब कोई मूवमेंट नहीं है इसका मतलब कहीं पर कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल मतलब वर्क और वर्क मतलब मूवमेंट होगा। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, और जब है नहीं तो आप बोल सकते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में रुके हुए हैं। फिलहाल ये सारी बातें एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ जो आपका टॉपिक है मैं उसको बता रहा हूँ। जब आप चार्ज पॉजिटिव दे दिए वो तो फैल गए, तो चार्ज में एक अपना कैरेक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक अपनी डायरेक्शन होगी। और मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, क्या होती है, आउटसाइड। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, या आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह से होगा। और मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई भी रहेगा तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर या तो उसका इंटर होगा या बाहर जाएगी। इनकमिंग या आउटगोइंग कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने ये दिखा दिया। आउटसाइड का मतलब क्या है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। अब मैं आपसे जैसे जैसे कह रहा हूं वैसा सोचो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप पीछे करते जाइए, बैक साइड लेके जाइए, और आप ये चीज समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरी की पूरी कहां पे मिलती हुई नजर आएगी, सेंटर पर। कहां पे मिलती हुई नजर आएगी, सेंटर पे। इसका मतलब आप दूर से जब देखेंगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से आ रही है, पर रियल में कहां से आ रही है, सरफेस से आ रही है, पर लगेगा कैसा, सेंटर पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। चार्ज हमारा कहां पे, सेंटर, पर मुझे लग कहां से रहा है, चार्ज हमारा कहां है, सरफेस पे, पर मुझे लग कहां पे रहा है कि वो कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से। इसलिए ऐसा गेस किया गया कि सेंटर पॉइंट पे मानो कि एक पॉजिटिव चार्ज जो आपने सरफेस पे दिया है वो सेंटर पे रखा हुआ है। मैं एक बार फिर से इस चीज को क्लियर करता हूं। आपने सरफेस को चार्ज दिया, चार्ज पूरा फैल गया, पॉजिटिव चार्ज था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड था। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैरेक्टर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा, मैंने दिखा भी दिया। फिर आप इनको बैक साइड लेके गए तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को सेंटर पे मिलते हुए नजर आए, तो ऐसा लगा कि सेंटर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा लाइक कि सेंटर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा फील हुआ। और जब ऐसा फील हुआ तो इस सिचुएशन में कहा गया कि जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है ना वो चार्ज कहीं ना कहीं सेंटर पे ऐसा पड़ गया है, ऐसा लग रहा है वो चार्ज आपका कहां फिक्स हो गया है, सेंटर पे। और जब आप चार्ज को सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे तो जरा सोचिए क्या हो जाएगा, एक छोटी सी टर्म एक्सप्लेन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब ये प्लस क्यू चार्ज कहां पर है, सोचो जरा, सेंटर पे। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां निकालना है, इनके सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, और ये इक्विपोटेंशियल है तो सब जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना भाई। तो वो V इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और QI कितना हो जाता है, R। मुझे पता है ये फॉर्मूला आपका तभी होता है जब MKS सिस्टम होगा, और अगर हम CGS सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर फॉर्मूला ये ऐसा हो जाएगा, आप याद रखेंगे, क्योंकि CGS सिस्टम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कोई खेला नहीं होता है। बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला हो गया। जब मुझे पोटेंशियल पता चल गया, V पता चल गया, तो बताओ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा,
तो डायरेक्ट मैं लिख दूं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इज इक्वल चार्ज बाय पोटेंशियल। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एमकेएस में लिख लेते हैं। तो ये एमकेएस में क्या हो जाएगा, चार्ज बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चार्ज बाय r, सॉल्व करेंगे, कट गए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहां पर r आपको मिला, और ये C इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और r, ये आपके पास हुआ है एमकेएस सिस्टम में स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कैपेसिटेंस। तो अब आप बताओ, जब ऐसा हो गया यहां से कुछ कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा r, और एमकेएस सिस्टम में अगर हम C की यूनिट देखें तो आपके पास क्या होती है फैरेड। जो आज तुम्हारा क्वेश्चन है ये बड़ी की होती है, उस बात को मैं प्रूफ कर दूं। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सी बात थी, एमकेएस वाला। अब आप जरा देखो, अगर ये सीजीएस में होता तो क्या होता। सीजीएस में होने का मतलब ये फार्मूला, और ये फार्मूला होने का मतलब चार्ज और 1 बाई के क्यू बाई आर। तो कहीं लिखें के और मल्टीप्लाई आर आ जाता, तो C इज इक्वल के और क्या होता R। अब यहां पर एक मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो बड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में, कंपटीशन में इसका क्वेश्चन आता है। सभी बच्चे कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड जानते हैं, पर आप एक नई यूनिट आने वाली है। के आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रेशियो है, और अगर ये रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगी, तो R का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ये एक की पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा कि सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटेंस जो होता है उसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर होगी। याद रखेंगे तो हम लिख भी सकते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इन सीजीएस सिस्टम, ये आप याद रखेंगे इस सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यानी अगर कहीं भी कहा जाता है कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, तो आप कैपेसिटेंस बताइए, तो आप सीधा बोल देंगे उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहां पर R के बराबर ही क्या हो जाएगा C। पर याद रखना कि K आपका 1 मतलब वो मीडियम एयर रहे या फिर क्या रहे, वैक्यूम रहे, क्योंकि यहाँ C K और R दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है सीजीएस सिस्टम में। अब बच्चे सब क्या करके गए थे, फैरेड फैरेड टिक लगा के चले गए, सबका नाश हो गया, गलत हो गया। आप याद रखना सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर होती है। बात समझ में? जिसने सेंटीमीटर लगाया वो नंबर पाया, सिलेक्ट हुआ, और जो नहीं लगाया वो गया काम से, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। अब मैं उस कमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने आपसे बोला था कि कैपेसिटेंस की जो यूनिट फैरेड है वो बहुत बड़ी यूनिट है। अब ये बहुत बड़ी यूनिट क्यों है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, इस पृथ्वी पर, अर्थ पर सबसे बड़ा कंडक्टर कौन सा है? कोई नाम आपके पास है? आप बोलेंगे कंडक्टर ले लो, बड़ा 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 करते चले जाओ, नहीं। इस पृथ्वी पर अर्थ के कितना बड़ा कोई कंडक्टर है? एक लाइन में याद रखना कि अर्थ ही सबसे बड़ा क्या है, कंडक्टर है। अर्थ ही सबसे बड़ा क्या है, कंडक्टर है। और लोग अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए अर्थ का साइज कैसा मान चुके हैं, स्फेरिकल। तो हम बोलेंगे कि अर्थ एक टाइप का कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। और जब मैं आपसे कहूं कि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो जरा सोचो आपको क्या कहना चाहिए कि जब ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो आप ऐसा लिख लीजिए, अर्थ इज बिगेस्ट स्फेरिकल कंडक्टर। अगर ये ऐसा है तो मुझे अर्थ का रेडियस तो पता ही है, 6.4 10⁶ मीटर, या इसी को 6400 किलोमीटर ऐसा कहा जाता है, ये सबको पता है। और अगर हम मीडियम मान लें एयर या वैक्यूम, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1, तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 6.4 10⁶ मैं कैपेसिटेंस बता सकता हूं।
अच्छा एक बात बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 10 की पावर 9 होता है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/9 10 की पावर क्या हो जाएगा? 9, और 6.4 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6। आप एक काम करिए, थोड़ा सा इनको देखो तो 6.4/9 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। ऐसा सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ 90 हुआ। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.711 10 की पावर -3। अभी सारा ये फार्मूला कहां का था? एमकेएस वाला, ये याद रखना। एमकेएस वाला मतलब क्या? अभी यहाँ यूनिट क्या होगी? फैरेड। अब आप इस पॉइंट को हटा देना, हटाने के बाद देखो तीन आपको यहाँ 1000 आएगा, उस 1000 को ऊपर ले जाइएगा तो क्या आप सभी लोगों को C = 711 10 की पावर -6 फैरेड मिलेगा। 10 की पावर -6 क्या होता है? माइक्रो फैरेड। 711, तो अब आप बताइए अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? 711 माइक्रो फैरेड। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा? 711 माइक्रो फैरेड। अब कमाल की जो बात है उसे सोचिए, कैपेसिटेंस अर्थ का आया 711 माइक्रो फैरेड। अगर हम इसको देखें तो ऐसा लिखें 0.00711 फैरेड। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है? अब मैं आपसे पूछूं, हम कंपेयर किससे कर रहे थे भाई? 1 फैरेड। आपको लग रहा है अर्थ तो बहुत बड़ा कंडक्टर था और उसका कैपेसिटेंस आ रहा 0.00711 फैरेड। ये तो 1 से बहुत कम है ना। इसका मतलब 1 फैरेड बहुत बड़ा होता है। बहुत सारी पृथ्वियां मिल जाएंगी, बहुत सारे अर्थ मिलेंगे, बहुत सारी पृथ्वियां मिलकर तब 1 फैरेड बनाएंगी। तब आप खुद बताओ कि 1 फैरेड बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम सभी लोग कैपेसिटेंस को देखोगे तो माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड में यूज किया करते हैं। अब आप बात समझिए इस बात को। हाँ, क्वेश्चन में हो सकता है कि कितनी पृथ्वियां मिल जाएं कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस हो जाए। तब आप एक काम करो, इनको जोड़ते जोड़ते चले जाओ सबको, और तब तक जोड़ डालो जब तक 1 फैरेड ना हो जाए। बात समझ में आई आपको? मेरी बात समझ में आ गई? तो बहुत आसान तरीका है, आप अच्छे समझ सकते हैं। मेरा ये उद्देश्य केवल ये था कि स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा ये आप जान लो। और लगी हाथ मैंने अर्थ का कैपेसिटेंस बता दिया जो 711 माइक्रोफैरेड होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। तो इस वीडियो में कंपटीशन लेवल पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, सीजीएस सिस्टम में कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? याद रखना, सेंटीमीटर। दूसरा, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है? 711 माइक्रोफैरेड। और तीसरा, आपके समझने वाली बात कि 1 फैरेड इज द बिगेस्ट यूनिट। 1 फैरेड इज द बिगेस्ट यूनिट, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आप सभी से बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए ताकि अच्छी तरीके से सारी बातों को समझ लें। हाँ, मैं कल की वीडियो में आपको जो मैं बताऊंगा केमिस्ट्री का और फिजिक्स के दोनों वीडियोस रहेंगे। हाँ, कैपेसिटर में अगला पोर्शन बताऊंगा और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, इंटेक्स प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कल आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।